दुनिया और भारत में अलग अलग भाषाओं में किताबें हर साल हज़ारों किताबें लिखी जाती हैं। हर साल हज़ारों की संख्या में किताबें पब्लिश होती हैं, जिन पर पाठकों की अपनी प्रतिक्रिया होती है। पढ़ने वालों के लिए आत्मा की खुराक होती है किताबें। इंटरनेट युग में भी किताबों का चलन कम नहीं हुआ है। आपको तो पता ही है कि हम समय समय पर आपके लिए बेहतरीन बुक्स की लिस्ट लाते रहते हैं, और इसी कड़ी में आज हम 2010 से 2020 यानी एक दशक के दौरान आई सबसे बेहतरीन 10 किताबों की लिस्ट लेकर आए हैं, जिन्होंने अपने कंटेंट से पाठकों के दिल को जीत लिया है। आई एम इशिता मेहरा and you are watching Bookbaz. If you had not subscribed our channel, please do subscribe and not forget to press the bell icon so you can get our all updates. तो हमारी लिस्ट की पहली बुक है ए विजिट फ्रॉम द गून स्क्वाड। जेनिफर एगन की 2010 की मास्टर वर्क ए विजिट फ्रॉम द गून स्क्वाड, जिसने पुलित्जर पुरस्कार और नेशनल बुक क्रिटिक सर्कल अवार्ड दोनों जीते हैं, टिकेट की बेहतरीन बुक्स में से एक है। 288 पेज की ये किताब 2010 में नॉफ पब्लिकेशन से आई थी। इसे अंग्रेजी में लिखा गया है। ए विजिट फ्रॉम द गून स्क्वाड में 13 अध्याय है, जिन्हें व्यक्तिगत कहानियों के रूप में पढ़ा जा सकता है और जो किसी एक केंद्रीय चरित्र या कथा पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। नंबर 2 पर है स्टेशन 11। स्टेशन 11 कनाडाई लेखक एमिली सेंट जॉन मैंडल का उपन्यास है। ये एक काल्पनिक स्वाइन फ्लू महामारी से फैले और बाद में ग्रेट लेक्स क्षेत्र में होता है, जिसे जॉर्जिया फ्लू के रूप में भी जाना जाता है, जिसने दुनिया को तबाह कर दिया है, जिससे अधिकांश आबादी की मौत हो गई है। पुस्तक 2014 में प्रकाशित हुई थी और अगले वर्ष इसने आर्थर सी क्लार्क पुरस्कार जीता। 336 पेज की किताब अंग्रेजी में लिखी गई है। एमिली सेंट जॉन मंडेल का उपन्यास दुनिया की अधिकांश आबादी को एक महामारी से पहले और बाद की घटनाओं को उजागर करती है। नंबर 3 पर है नॉर्मल पीपल। नॉर्मल पीपल आयरिश लेखक सैली रूनी का 2018 का उपन्यास है। नॉर्मल पीपल रूनी का दूसरा उपन्यास है, जो कॉन्वर्सेशन विद फ्रेंड्स के बाद प्रकाशित हुआ है। इसे पहली बार 30 अगस्त 2018 को फेबर एंड फेबर द्वारा प्रकाशित किया गया था। 266 पेज का ये नॉवल अंग्रेजी में लिखा गया है। उपन्यास 2 किशोरों कॉनेल और मैरियन के बीच जटिल दोस्ती और संबंधों का अनुसरण करता है, जो दोनों काउंटी स्लेगो आयरलैंड में एक ही माध्यमिक विद्यालय में भाग लेते हैं और बाद में ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन में जाते हैं। ये 2011 से 2015 तक 2008 के बाद के आयरिश आर्थिक मंदी के दौरान सेट किया गया है। नंबर 4 पर है द फ्लेम थ्रोअर्स। 400 पेज का द फ्लेम थ्रोअर्स अमेरिकी लेखक राचेल कुशनर का 2013 का उपन्यास है। पुस्तक 2 अप्रैल 2013 को स्क्रिबनर के माध्यम से जारी की गई थी। फ्लेम थ्रोअर्स 1970 के दशक में एक महिला कलाकार का अनुसरण करते हैं। राचेल कुशनर का ये चकाचौंध वाला दूसरा उपन्यास है। इसके नायक रेनो का बोधगम्य मन पाठकों को एक नई यात्रा पर ले जाता है। दुनिया के बारे में उनका जंगली दृष्टिकोण कला, क्रांति, अकेलेपन, मासूमियत की एक अविस्मरणीय कहानी बनाता है। और एक महिला होने का क्या मतलब है, ये भी इस नॉवल में एक अलग अंदाज में आपको समझ आता है। नंबर 5 पर है सिंग अनबुरिड सिंग। 285 पेज के इस नॉवल को जैस्मीन वॉर्ड ने लिखा है और ये एक अंग्रेजी नॉवल है, जो स्क्रिबनर पब्लिकेशन से 2017 में पब्लिश हुआ था। जैस्मिन का एक तीसरा नॉवल है। जैस्मिन वॉर्ड के रूप में कुछ लेखकों के पास प्रभावशाली एक दशक था। उन्होंने फिक्शन के लिए 2 राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जीते और वह ऐसा करने वाली पहली महिला बन गई। उपन्यास जोजो के 13वें जन्मदिन पर शुरू होता है। एक आदमी के रूप में अपनी नई भूमिका में कदम रखने के लिए जोजो अपने दादा पॉप को एक बकरी को मारने में मदद करने की कोशिश करता है। वह वध से बीमार है, लेकिन पॉप उससे निराश नहीं है, जैसा कि उसे डर था। पॉप बकरी का उपयोग स्टू बनाने के लिए करता है और जब खाना पक रहा होता है, वह जोजो को अपने परिवार के बारे में बताता है। पॉप जोजो को बताता है कि कैसे उसे 15 साल की उम्र में पार्चमैन जेल भेजा गया था। पॉप का बड़ा भाई स्टैग कुछ श्वेत नौसेना अधिकारियों के साथ एक बार लड़ाई में पड़ भी गया था। नंबर 6 पर है लाइफ आफ्टर लाइफ। ये केट एटकिंसन की 529 पेज की बेहतरीन किताब है, जो 2013 में पेंगुइन बुक से पब्लिश हुई। केट एटकिंसन की अब तक की ये सबसे अच्छी किताब है, जो एक अजीबोगरीब आधार को अंजाम देती है। एक उर्सुला टॉड के विभिन्न जीवन का अनुसरण करते हुए उसके मृत्यु के लिए कई परिदृश्यों की कल्पना करने के साथ साथ अलग अलग रास्तों से बचने के लिए उसे ले जाता है और इसमें आश्चर्यचकित करने की एक अंतहीन क्षमता होती है।
ये एक उपन्यासकार के रूप में एटकिंसन की विलक्षण शक्तियों का भी प्रदर्शन है। नंबर 7 पर है कॉमनवेल्थ। 336 पेज का नॉवल एन पैस्चेट ने लिखा है और इसे 2016 में हार्पर पब्लिकेशन ने पब्लिश किया था। कॉमनवेल्थ अमेरिकी लेखक एन पैस्चेट का 7वां उपन्यास है। उपन्यास एक अवैध चुंबन से शुरू होता है और जो एक संबंध की ओर जाता है जो 2 विवाहों को नष्ट कर देता है और अनिच्छा से मिश्रित परिवार बनाता है। 50 वर्षों के शब्द चित्रों की एक श्रृंखला में यह उन 6 बच्चों की कहानी बताता है जिनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया था और वे कैसे आपस में गुंथे हुए थे। नंबर 8 पर है फेट्स एंड फ्यूरीज। फेट्स एंड फ्यूरीज अमेरिकी लेखक लॉरेन ग्राफ का 3रा उपन्यास है। 400 पेज के इस नॉवल को रिवरहेड बुक्स ने 2015 में पब्लिश किया था। फेट्स एंड फ्यूरीज न्यूयॉर्क में सेट होता है और जांच करता है कि रिश्ते में अलग अलग लोगों के रिश्ते पर अलग अलग विचार कैसे हो सकते हैं। ग्राफ के अनुसार उन्होंने मूल रूप से उपन्यास को 2 अलग अलग पुस्तकों के रूप में देखा था, लेकिन उनके एजेंट ने उन्हें एक एकीकृत कार्य के रूप में फिर से लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। उपन्यास ग्रीक पौराणिक कथाओं से प्रभावित है। देवताओं और प्रतिशोध पूरे विषय इसमें शामिल है। नंबर 9 पर है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स बाय मार्लन जेम्स। जमैका के लेखक मार्लन जेम्स का 3रा उपन्यास है। इसे 2014 में रिवरहेड बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया था। 688 पेज का ये उपन्यास कई दशकों तक फैला है और 1976 में जमैका में बॉब मार्ले की हत्या के प्रयास और उसके बाद 1980 के दशक में न्यूयॉर्क शहर में दरार युद्धों और 1990 के दशक में एक बदले हुए जमैका की पड़ताल करता है। अपराध की एक दुस्वप्न सिम्फनी जो 1970 के दशक में जमैका में शुरू होती है और वास्तव में कभी नहीं रुकती है, यहाँ तक कि अर्ध ऐतिहासिक साजिश बॉब मार्ले की हत्या से न्यूयॉर्क शहर में दरार डालने के प्रयास से एक असली खून का निशान छोड़ती है। नंबर 10 पर है एग्जिट वेस्ट। मोहसिन हामिद की 229 पेज की किताब 2017 में पी हैमिश हैमिल्टन यूके रिवरहेड बुक्स यूएस ने अंग्रेजी में पब्लिश किया था। नादिया और सईद तब मिलते हैं जब वे एक अज्ञात शहर में कामकाजी छात्र होते हैं। सईद अधिक रूढ़िवादी है और अभी भी घर पर रहता है, लेकिन अधिक स्वतंत्र नादिया ने अकेले रहने का विकल्प चुना है और ऐसा करने के लिए उसके माता पिता ने उसे अस्वीकार कर दिया। सईद और नादिया एक दूसरे के लिए धीरे धीरे और फिर एक साथ हो जाते हैं। युद्ध उनके प्रेमालाप को तेज कर देता है, जिस तरह से ऐसा लगता है कि सब कुछ जल्दबाजी में है। सईद की मां की कार में खोई हुई बाली की तलाश करते हुए एक आवारा गोली से मारी जाती है। नादिया सईद और उसके पिता के साथ चली जाती है, भले ही वह सईद से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि औचित्य की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।